एपिसोड की शुरुआत में हम शिगेरू और रीच को देखते हैं, जहां शिगेरू को समझ नहीं आता कि वह माफ़ी क्यों मांग रही है। लेकिन तभी रीच बताती है कि वह उसका पूरा नाम जानती है और ये भी जानती है कि वह वही सेल्समैन है जिसके बारे में सेजी ने बात की थी। शिगेरू ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी नाटक जारी रखते हुए पूछता है उसे ऐसा क्यों लगता है। रीच बताती है कि उसने वह स्पेशल स्किल चुनी है जिससे वह दूसरों के स्टैट्स विंडो पढ़ सकती है, उनका असली नाम, रिकॉर्ड्स और उन्होंने अपनी स्पेशल नोट में क्या लिखा है, सब कुछ। शिगेरू को एहसास होता है कि उसने उसकी वो नोट्स पढ़ ली है जो उसे एक फ्रस्ट्रेटेड इंसेल की तरह दिखाते हैं, और वह माथा पकड़ लेता है और पूछता है कि वो क्या चाहती है। रीच बताती है कि बात सेका से जुड़ी है और पूछती है क्या उसे पता है कि उसे पिछली जिंदगी में लकवा हुआ था। शिगेरू हाँ में जवाब देता है और तभी रीच खुलासा करती है कि पिछले जीवन में सेका की जिंदगी बर्बाद करने वाली वही है और अब वो अपने पापों का प्रायश्चित करने आई है। शिगेरू ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि उसने सेका के साथ ऐसा क्या किया था। रीच बताती है कि पिछले जीवन में वह एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा थी जिसका गोल लोगों की जिंदगी बदलना था। सेका उन बच्चों में से एक थी जिसके साथ वे काम कर रहे थे और वह सच में चाहती थी कि सेका एक बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन एक दिन उनकी बिल्डिंग में विस्फोट हो गया और सेका को गंभीर चोटें आई। रीच रोने लगती है और कहती है वह उस दुर्घटना को रोक नहीं पाई और ना ही सेका को बचा पाई। उसे उन गलतियों का अफसोस है जो उस इंस्टीट्यूट के एक एम्प्लॉय के बीच थी और इसी तरह की गलतियां दोबारा ना हो, इसलिए उसने अपने स्पेशल नोट में लिखा है कि वह लोगों को बेहतर समझना चाहती है। शिगेरू समझ जाता है कि यही कारण है कि रीच को दूसरों के स्टेट देखने की पावर मिली है। वह उससे उस प्रोग्राम के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह एक एआई से जुड़ा हुआ था। उसकी कहानी शिगेरू को तुरंत याद दिलाती है कि सेजी की कंपनी भी एक एआई प्रोग्राम के कारण हुए विस्फोट की वजह से दिवालिया हो गई थी। वह रीच से पूछता है कि क्या वो उसी की बात कर रही है। रीच क्लियर करती है और वह यह भी बताती है कि वह असल में सेजी की बहन है, लेकिन उसने इस दुनिया में अपना बिहेवियर और पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल लिया है ताकि सेजी उसे पहचान न सके। शिगेरू को अभी भी उसकी कहानी पर शक है, लेकिन रीच बताती है कि वह झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि यह उसके स्पेशल स्किल की खास बात है। वह मानती है कि इस दुनिया में उनका एक साथ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है और उनका भाग्य पिछले जीवन से जुड़ा हुआ है। उसे पता है कि शिगेरू सेका को खुश रखना चाहता है और सेजी को एक बेहतर एडवेंचरर बनने में गाइड करना चाहता है। वह शिगेरू से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे भी इसमें मदद करने दे। शिगेरू कहता है सेका और सेजी दोनों बहुत भोले हैं और उन्हें इस दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए उसे उनका सहारा बनना होगा। वह रीच के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रीच अपने बाल काट लेती है। शिगेरू हैरान होता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो रीच जवाब देती है कि सेका ने कहा था कि वह छोटे बालों में अच्छी लगती है। खैर, वो दोनों एक समझौता करते हैं कि वे सेका और सेजी की मदद करेंगे। अगली सुबह वे लोग शहर की राजधानी के लिए रवाना होते हैं और शिगेरू एक अजीब से कछुआ जैसा एनिमल का जुगाड़ करता है जो उसका सामान ढो सके। रीच सबसे आखिरी में पहुंचती है और वह इमोशनल हो जाती है जब सेका उससे कहती है कि वह छोटे बालों में अच्छी लग रही है। यात्रा शुरू होती है और जल्द ही वे लोग एक मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं। सेका एक को आइस मैजिक से हरा देती है और जब दूसरा मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तो सेजी उसकी रक्षा करता है, जबकि रीच उनकी पीठ को कवर करती है। वे जल्दी ही मॉन्स्टर से निपट लेते हैं और सेका एक मेडिसिन के रूप में अपनी स्किल दिखाती है जिसे देखकर शिगेरू बस सिर हिला सकता है। सेजी फिर कहता है कि क्योंकि सूरज ढल रहा है उन्हें कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां वे कैंप लगा सके, और सब लोग एग्री करते हैं। वे वेलेरिया शहर की ओर जा रहे होते हैं और जहां सेका को एडवेंचर चाहिए था उन्होंने ऐसे पहाड़ों से होकर जाने का रास्ता चुना जहां खतरनाक मॉन्स्टर भरे पड़े हैं और ठहरने के लिए कोई जगह भी नहीं है। फॉर्चुनेटली उन्हें खोखला पेड़ का तना मिल जाता है जहां वे रात भर आराम कर सकते हैं और सेका इससे बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सेजी पूछता है कि क्या वो लकड़ी इकट्ठा करना चाहेगी या मछली पकड़ना, और सेका कॉन्फिडेंस से कहती है कि वह नदी की सबसे बड़ी मछली पकड़ेगी, लेकिन वह गलती से अपनी ही कपड़ों में कांटा फंसा लेती है। शिगेरू बड़ी मुश्किल से कांटे को निकालता है और फिर उसे मछली पकड़ने के लिए ले जाता है, लेकिन वे बस इंतजार ही कर सकते हैं जब तक कि कोई मछली चारा नहीं पकड़ लेती। अचानक सेका बोलना शुरू करती है कि वह बहुत रोने वाली लड़की है और अब वह और मैच्योर और काम बनना चाहती है। शिगेरू उसे समझाता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रोना कोई बुरी बात नहीं है। वह कहता है कि लोग सिर्फ दुखी होकर रोते नहीं हैं, बल्कि जब उनका दिल ऐसे इमोशन से भर जाता है जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते तब आंसू निकलते हैं। वह अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है कि लोग धीरे धीरे रोने की क्षमता खो देते हैं
और जब ऐसा होता है तो वे अंदर से मजबूत होना भी छोड़ देते हैं। और सेका से कहता है उसे रोना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि किस बात ने उसके दिल को छुआ है। सेका ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसी समय रीज वहाँ पहुँचती है और जब वह जानती है कि अभी तक मछली नहीं पकड़ी गई तो वह सीधे नदी में कुछ मछलियों को शूट कर देती है और फिर उन्हें सेका को दे देती है। सेका खुशी खुशी कैंप की ओर लौट पड़ती है ताकि वो सेजी को मछली दे सके। इसी बीच रीज कहती है सेका हमेशा शिगेरू के साथ रहते हुए खुश दिखती है। उसे लगता है कि शिगेरू वह इंसान है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला सकता है और उसकी मौजूदगी से यह पार्टी कई महीनों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। शिगेरू यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर वह वापस कैंप जाने का फैसला करते हैं। रीज उसे रोकती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी असली पहचान किसी को ना बताए, क्योंकि इससे उनका ग्रुप टूट सकता है। शिगेरू उसकी बात मान लेता है। जल्दी ही वे कैंप पर पहुंचते हैं जहां सेजी और सेका पहले से ही खाना बनाना शुरू कर चुके होते हैं। जब वे बैठकर खाते हैं तो सेका रीज की नकल करने लगती है। वहीं शिगेरू सेजी से पूछता है उसे क्या लगता है कि उनकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है। सेजी ये सुनकर गंभीर हो जाता है और जवाब देता है अभी के लिए उनका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वेलेरिया पहुंचना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और सेजी इस दुनिया के बारे में और समस्याओं को जानना चाहता है ताकि वह यह तय कर सके कि उन्हें आगे क्या करना है। शिगेरू उसकी सोच से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तभी अचानक झाड़ियों से कोई आवाज आती है। एक बुरी तरह घायल और थकी हुई लड़की जंगल से बाहर आती है और ठीक तभी बेहोश होकर गिर जाती है जब शिगेरू की पार्टी उसे देखती है। अपने सपनों में वह लड़की सोच रही होती है कि वह कुछ डाकुओं से भाग रही थी। हालांकि वह इस दुनिया में पुनर्जन्म ले चुकी थी, फिर भी वह उनसे लड़ नहीं पाई और वह अपनी स्पेशल नोट्स को इसके लिए ब्लेम करती है। अपने पिछले जीवन में वह एक लोकी अगली नाम की लड़की थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सुंदर लड़की के लिए छोड़ गया था। उसके सोशल सर्कल में हर कोई इसका मजाक उड़ाता था और उस लड़की के मन में सुंदर लड़कियों के प्रति नफरत घर कर गई थी। अचानक उसका सपना टूटता है और वह खुद को कैंप साइट में पाती है जहाँ सेजी उसकी देखभाल कर रहा होता है। वह उसे बताता है कि उन्होंने उसकी चोटें साफ कर दी है और प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है। तभी सेका वहाँ आती है गर्म पानी लेकर ताकि वह लड़की खुद को साफ कर सके, लेकिन वह लड़की चौंक जाती है क्योंकि उसे सेका की सुंदरता से नफरत होती है। सेजी बताता है कि सेका ने उस पर हीलिंग मैजिक डाला था, लेकिन फिर भी उस लड़की का रवैया नहीं बदलता। वह और चिढ़ जाती है। तब वह लड़की सेजी से कहती है कि उसे आग के पास ले चलो। सेका इससे दुखी हो जाती है, लेकिन शिगेरू चाहता है कि वह सीखे कि किसी अजनबी के पर्सनल स्पेस में पहली मुलाकात में दखल देना ठीक नहीं होता। इसके अलावा वह चाहता है कि सेका उसे एक हाथ वाली लड़की से दूर रहे, क्योंकि वह उस लड़की की सच्चाई जानता है। आगे हम देखते हैं कि जब वह लड़की बेहोश हुई थी तो सेजी ने शिगेरू को पानी लाने को कहा था। शिगेरू नदी की ओर भागा, लेकिन रीज ने उसे रोक लिया था और उसके चेहरे के भाव देखकर शिगेरू समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। रीज ने बताया था कि वो लड़की उनकी तरह पुनर्जन्म लेने वाली है और उसकी स्पेशल नोट काफी खतरनाक है। उसने अपनी नोट में लिखा था कि वह सुंदर लड़कियों को कभी माफ नहीं करेगी और उन्हें बेरहमी से मारेगी। और दोनों को यकीन हो गया कि वह निश्चित रूप से सेका को निशाना बना रही है। प्रेजेंट में सेजू उस लड़की को कंफर्टेबल करता है जो अपना नाम रिया बताती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह कुछ खाना चाहती है और वह खुशी खुशी हाँ कर देती है। लेकिन जब सेका उसे कटोरा देती है तो रिया के अंदर की नफरत बाहर आ जाती है। रिया अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन थैंक गॉड रीज ने पहले उसका हथियार ले लिया था और वह लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। शिगेरू भी लगातार रिया पर नजर रखता है ताकि अगर वह कुछ गलत करे तो उसे रोका जा सके, लेकिन सेजी और सेका को इसकी भनक तक नहीं है। सेजी रिया से पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी और वह बताती है कि कुछ लोगों ने उसके टीम पर हमला किया था और वह अपने साथियों से बिछड़ गई थी। शिगेरू सोचता है कि इस कहानी में कितना सच है, लेकिन सेजी उस लड़की की बातों पर यकीन करता है और उसे वलेरिया पहुंचाने तक सुरक्षित रखने का वादा करता है। रिया इस प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जैसे सेका सेजी से कहती है कि उसे अपने पार्टी लीडर पर भरोसा करना चाहिए, रिया फिर से बौखला जाती है और अपनी घायल बांह को फिर से चोट पहुंचा लेती है। सेजू उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन रिया कहती है कि उसे नदी के पास जाना है। वह सेका से कहती है कि वह उसे वहां ले चले, लेकिन सेजी कहता है वह खुद ले जाएगा। रिया कहती है वह असल में वहां नहाने का प्लान बना रही थी और अगर सेजी उसके साथ आना चाहता है तो वह जरूर कोई बिगड़ा हुआ पॉवर्ट होगा जो उस पर ताक झाक करना चाहता है। सेजी शर्मिंदा हो जाता है और सेका मासूमियत से उससे पूछती है क्या वो पॉवर्ट है। सेजी इमोशनल चोट के कारण बेहोश हो जाता है और जैसे शिगेरू से संभालने उठता है, रिया कहती है कि अगर वह उससे 10 फीट के अंदर भी आया तो वह जोर से चीखेगी। शिगेरू कहता है उसे भी उसके करीब आने का कोई इरादा नहीं है। तभी अचानक रीज वहाँ आ जाती है कि वह उसे नदी पर ले जाएगी, लेकिन क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकती इसलिए वह अपने असली हाव भाव को नहीं छिपा
पा सकती। शिगेरू सोचता है काश वह कम से कम अपनी खून बहाने की नीयत छिपा लेती, क्योंकि वह रिया को डरा रही थी। रिया जिद करती है कि उसे सेका ही नदी पर ले जाए। सेका को कोई आपत्ति नहीं होती और यहाँ तक कि रिया को उसका हथियार भी लौटा देती है, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर हमला करे तो वह लड़ सके। शिगेरू घबरा जाता है क्योंकि इससे सेका और ज्यादा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन रिज उनका पीछा करने लगती है ताकि सेका को सुरक्षित रख सके। शिगेरू भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन सेजू से रोकता है और कहता है कि उसे लड़कियों की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। शिगेरू जवाब देता है कि रिया खतरनाक है और सेजू मानता है कि यंग लड़की का अट्रैक्शन वाकई खतरनाक होता है। शिगेरू नहीं चाहता कि सेजू उस पर सवाल करे। वह लाइट की स्पीड से दोनों जगहों के बीच उछलने लगता है ताकि वह सेका पर नजर रख सके। सेजी हैरान रह जाता है जब वह उसे धुंधला सा देखता है, लेकिन शिगेरू कहता है कि शायद वह थका हुआ है और इसी वजह से ऐसा इल्यूजन हो रहा है। वह उसे आराम करने को कहता है और फिर उस पर स्लीप स्पेल डाल देता है, जिससे वह तुरंत सो जाता है। इसके बाद वह नदी किनारे जाता है और चुपचाप उन्हें देखता है। तभी रिया अचानक अपनी तलवार से सेका की ओर इशारा करती है। सेका यह देखकर चौंक जाती है और उसे पूछती है क्या उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो नाराज हो गई है। रिया कहती है कि उसने कुछ भी गलती नहीं किया, बल्कि वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो अपने स्पेशल नोट्स में लिखी बातों के खिलाफ नहीं जा सकती। वह सेका से कहती है कि उसने कसम खाई थी कि वह सभी सुंदर लड़कियों को मार डालेगी, क्योंकि उनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। इसलिए वह इस दुनिया में आई ताकि उनसे बदला ले सके। उसने कई एडवेंचर पार्टियों में ज्वाइन किया, सुंदर लड़कियों को मार डाला और फिर अगली पार्टी में चली गई, लेकिन आखिरकार लोग उसे पकड़ने लगे। वह सेका से कहती है कि अब उसकी बारी है मरने की, लेकिन जैसे ही वो उस पर वार करने वाली होती है, री उसकी तलवार पर तीर मार देती है, जिससे तलवार उसके हाथ से गिर जाता है। वह रिया को पीछे धकेल देती है और जैसे ही रिया फिर से अपना हथियार उठाने की कोशिश करती है, शिगेरू वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। रिया कहती है वो उसे जाने दे, लेकिन शिगेरू अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि वो भाग नहीं सकती। तभी अचानक एक तेज रोशनी सबको चौंका देती है। वे सभी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, और जब वे रोशनी की दिशा को देखते हैं तो पाते हैं कि वह सेका से आ रही है, जो अब सचमुच में एक एंजल में बदल चुकी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय बाय।